हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जो एग्जाम आरओ और ईओ दो एग्जाम मुख्य एग्जाम है जो आपके सामने हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये पूरी क्लासेस शुरू की गई थी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी, जो स्पेशल अधिशासी अधिकारी कर राजस्व निरीक्षक के लिए है, यानी ईओ के लिए है। ठीक है, इसकी पहले दो क्लास हो चुकी, आज की तीसरी क्लास है। तो जो लोग नए ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली क्लासेस सारी जाके देख लें। इसके बाद जैसे ही 15-16 क्लास में हिंदी कंप्लीट करेंगे, साथ के साथ ही जीएस शुरू कर देंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि जीएस के बारे में, जीएस को लेकर बड़े कंफ्यूज है। एक तो उनकी समस्या दो है। ठीक है, एक तो उन्होंने कहीं ढंग से कोचिंग नहीं की, कोचिंग, फिर दूसरी समस्या जो है कि कहीं अगर कोचिंग भी कर ली तो फिर वो उन्हें कहीं प्रॉपर नहीं समझ में आ पाया, एक शेड्यूल नहीं बन पाया। तो हमारी जो जीएस की क्लासेस होगी एक पूरे शेड्यूल के साथ रहेगी, जिससे पूरी तरह आप समझे और एक इंटरेस्ट बने आपका। ठीक है, तो अभी ये हिंदी की क्लास है, हिंदी 100 नंबर की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्यंजन। पिछली क्लास में हमने स्वर पढ़ लेते पूरी तरह, और देखो व्यंजन देखते हैं। पहले ये परिभाषा देख लेते हैं जो मैंने पहले लिख दी यहाँ। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। देखो, जो स्वर होते हैं मैंने ये बताया था कि जैसे बोले जाएंगे ऐसे जोगे तो लिखे जाएंगे, और कुछ नहीं है इनमें। जैसे अ, आ, तो जैसा बोला गया ऐसा लिखा गया। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो ऐसे नहीं लिखे जाते। जो मूल व्यंजन होता है वो ऐसे रहता है, हलंत के साथ। ये अगर ये हलंत है तो इसका मतलब होता है आधा। तो अगर इस आधे को आप बोलोगे कैसे, ऐसे नहीं बोल सकते। इसे अगर सही से बोलना आपको, या इसे सही से बोलना, तो आप क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये पूरा वाला क। इसका मतलब है कि इसके साथ तुमने अ भी जोड़ा हुआ है, अ इसके अंदर है। इसका अगर इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ये क्या आएगा, क हलन प्लस अ, तो ये आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मूल रूप से व्यंजन को आप केवल लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते। ठीक है, अब व्यंजन के प्रकार देखते हैं, कौन कौन से वर्णों के प्रकार। देखो, ये जो क्लासेस होती हैं स्पीड की क्लासेस होती है, क्योंकि एग्जाम में समय कम है। अभी 2 महीने के करीब आप लोगों के पास बचे हुए हैं। अभी 2.5 महीने, मान लो कि अभी 2.5 महीने के करीब आप लोगों के पास बचे हुए हैं, क्योंकि 26 नवंबर में है ये ईओ वाला एग्जाम। तो इसमें लिमिटेड टाइम में आपको जीएस भी कंप्लीट करनी है, हिंदी भी कंप्लीट करनी है, तो इसलिए ये स्पीड से थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो, मतलब स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। तो यही क्वेश्चन आता है, व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर के। अब इसके प्रकार देख लेते हैं। देखो, पहला जो ये प्रकार है ये है स्पर्श व्यंजन। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। तो स्पर्श व्यंजन में क्या होगा कि उच्चारण के समय वायु मुंह के किसी हिस्से को स्पर्श करती है। यानी कि जब आप इस पर मतलब कोई व्यंजन उच्चारित करते हैं तो वायु के जो गले से अंदर से पेट से हवा निकलती है, तो वो मुंह के किसी हिस्से को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। जैसे क, कंठ, वो कंठ के हिस्से को करेगी उच्चारित, मतलब स्पर्श करती हुई निकलेगी, तो इन्हें बोलते हैं। अब देखो, इनके होते हैं 4 वर्ग। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। ठीक है, ये 25 होती है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया आप लोगों को। तो इसमें क्या होगा, देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और ये 5 वर्ग है। प्रत्येक 5 वर्ग है तो प्रत्येक में 5 वर्ण है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां ये। यानी कि इसकी टोटल संख्या होगी कितनी, 25। अब ये देख लेते हैं, ये जो क वर्ग होता है उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो तालु से होता है। ठीक है, तालु, ये उच्चारण स्थान पूछ लेते हैं। और ट वर्ग का जो होता है मूर्धा से होता है, इसे मूर्धन्य बोलते हैं, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा, मूर्धा से होगा। अब आया त वर्ग। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंते से होता है, दांत के पास। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं ऐसे दंते। प वर्ग का जो होता है वो ओष्ठ से होता है, लिप्स जिसे बोलते हैं, तो इससे होगा, तो इनका उच्चारण स्थान यहां से होगा, ओष्ठ से। देखो, आपके सिलेबस में ये दिया गया है कि वर्ण और उसके प्रकार। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के वर्ण रहने वाले हैं और उनके अलग अलग प्रकार रहेंगे। पहले हमने स्वर पढ़ लिया, अब हम व्यंजन में है। व्यंजन के अलग अलग प्रकार को देखेंगे, तो इन्हें बहुत ध्यान से करना। बहुत ज्यादा हिंदी नहीं दी गई, बहुत कम है, लेकिन ये है बहुत ठीक ठाक लेवल की। अब देखो, ये जो लास्ट वाला 5वां जो होता है, ये इसे बोल देते हैं अनुनासिक। इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ये सारे के सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ट का अनुनासिक कौन होगा, अण होगा।
त का अनुनासिक कौन होगा? न होगा। प का कौन होगा? ब होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो सबके नंबरिंग है। मैं कहूंगा ट का तीसरा कौन होगा? ड। त का दूसरा कौन होगा? थ। तो ये दूसरा तीसरा भी आप लोगों के ध्यान रहने चाहिए, क्योंकि आगे संधि भी आप लोगों को पढ़नी है। ठीक, अब चलो इसमें देख लेते हैं इनका। अब इसमें जो पूछे जाते हैं अघोष सघोष पूछे जाते हैं, अल्पप्राण महाप्राण पूछे जाते हैं। कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, ये पूछे जाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का जो पहला दूसरा होगा उसे अघोष अघोष लिख दो यहाँ। मतलब इसे जो पहले वर्ग का ये सारे के सारे क्या होंगे? अघोष होंगे। ये अभी बताऊंगा अघोष अघोष होता क्या है। ये अघोष होगा, ये वाला अघोष होगा, ठीक है, ये वाला अघोष होगा, और ये जो बाद के तीन होंगे सारे सघोष होंगे। सघोष कौन होंगे? सघोष। ये भी सघोष होगा, तो ये भी सघोष होगा, ठीक है, और ये भी सघोष होगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि ये जो पहले दो होंगे अघोष होंगे, बाद के जो तीन होंगे वो सघोष होंगे। ध्यान रखना तुम, ठीक है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो क्या होगा। घोष का मतलब होता है जो हमारे गले में स्वर तंत्री होती है, उसमें कंपन को बोलते हैं। अगर किसी वर्ण को बोलने में उसमें कंपन हो जाए तो उसे बोलते हैं सघोष, और किसी वर्ण को उसे बोलने में कंपन ना हो उसे बोलते हैं अघोष। ध्यान रखना, इसके बारे में डिटेल से, बिल्कुल डिटेल से हिंदी क्लास चलाएंगे, तो फिलहाल इसे समझ लो आप। अब इसके बाद आता है अल्पप्राण महाप्राण। तो सीधा सीधा याद करने का तरीका है इसका। देखो इसका कर लो पहले। इसका पहले जो दो होंगे अ से हो जाएंगे, अघोष अघोष, बाद के तीन सघोष सघोष। अल्प प्राण जो प्राण के आधार पे होगा, पहला जो होगा वो अल्प प्राण। क्या होगा? ये अल्प प्राण। ये जो तीसरा होगा ये भी होगा अल्प प्राण, एक एक छोड़ के अल्प प्राण। और पांचवा जो होगा ये भी अल्प प्राण होगा, पांचवा भी अल्प प्राण होगा। अब दूसरा ये होगा महाप्राण और चौथा महाप्राण, ठीक है, चौथा भी होगा महाप्राण। आप ध्यान रखोगे इन्हें, बिल्कुल याद करना बहुत आसान है। प्राण के आधार पर पहला तीसरा पांचवा, तो कौन आएगा? अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, दूसरा चौथा महाप्राण। तो ध्यान रहेंगे ये सारे। यहां से आप इसे याद करोगे तो आराम से आप लोगों का हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आप अच्छे से कर लोगे। ये मैंने प्राण के घोष के आधार पे आपको बता दिया। अगर इनमें से किसी का भी उच्चारण स्थान पूछ ले तो ये सारे उच्चारण स्थान है जो आप लोगों को याद करने हैं। यहाँ इतने के इतने ये होते हैं उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान। तो यहाँ आप लोग ध्यान करोगे, ठीक। तो ये है पहला वर्ण का प्रकार जिसे बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब आप इसे नोट कर देना। अब दूसरा करते हैं, दूसरा प्रकार एक एक करके बहुत शॉर्ट में से करते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला जो प्रकार है इसका उसे बोलते हैं स्पर्श संघर्ष से। मैं इसकी परिभाषा नहीं लिखूंगा, परिभाषा केवल बता दूंगा, एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। स्पर्श संघर्ष से, ठीक है, ये वाले हैं। देखो स्पर्श संघर्ष से उन्हें बोलते हैं कि जो व्यंजन स्पर्श होते हैं लेकिन उन्हें उच्चारण करते समय वायु मुंह के इतने निकट हो जाए कि वो रगड़ कर बाहर निकले, तो उसे बोलते हैं स्पर्श संघर्ष। इसमें चार होते हैं, सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लो कौन कौन से होंगे। च, छ, ज और छ। सिर्फ एग्जाम्पल याद कर लो, यही आप लोगों के आने हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अब अगला जो प्रकार होता है वो होता है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। देखो उसमें क्या होता है कि ट और ड होता है, ठीक है। और जब ये मतलब कोई ऐसे वर्ण होंगे जो जिन्हें उच्चारण करते समय जीभ एकदम ऊपर मूर्धा को लगे और अचानक से नीचे गिरे, जैसे ड एकदम नीचे आई तो ड आया, तो इनकी संख्या दो होती है उत्क्षिप्त की। ये आएगा ड और ये आएगा ढ, ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक। अब आता है द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन। अब देखो द्विगुणित व्यंजन में भी यही जोगे तुम आएंगे। द्विगुणित में क्या होगा कि जैसे मान लो एक ये ड ऐसे आया, एक ढ ऐसे आया, दूसरे ये कैसे लिखे जाते हैं, इनका अलग अलग उच्चारण है। इसके नीचे ऐसे पॉइंट होगा और इसके नीचे ऐसे पॉइंट होगा, ये वाले। तो ये द्विगुणित व्यंजन होंगे, ये वाले, ठीक है, इन्हें द्विगुणित व्यंजन कहेंगे हम। तो आप इन्हें नोट कर लोगे और ये आसान है क्योंकि जो दो गुण दिखाए वो द्विगुणित व्यंजन होते हैं। मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ अभी।
अब आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब देखते हैं अंतस्थ व्यंजन जो किए थे, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। आप लोगों को पता ही है कि इनकी संख्या कितनी है, संख्या क्या चार होती है। कौन कौन सी होती है? य, र, ल होता है, ये ल होगा और ये व होगा, चार होती है इनकी संख्या, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। देखो इसका जो उच्चारण स्थान होगा य का तालु होगा, ये तालु से उच्चारित होंगे। र जो होगा ये दंतोष्ठ होगा, ठीक है, इसे बोलते हैं दंतोष्ठ। सॉरी दंतोष्ठ नहीं, ये दंतमूल होता है। दंतोष्ठ तो बाद वाला वो वाला आएगा ना, दंतोष्ठ। ये आएगा दंतमूल, दंतमूल को मसूड़ा भी बोलते हैं, तो ये आएगा दंतमूल। ल भी दंतमूल आएगा, दंतमूल, ठीक है। व जो होगा ये दंतोष्ठ होगा, ये जो होगा ये दंतोष्ठ होगा, यानी कि इनका ये उच्चारण स्थान यहाँ से होगा। अब इन्हें ये देख लेते हैं कि ये अघोष होते हैं, सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। ये तो ये सारे के सारे क्या होंगे? सघोष होंगे, सघोष होंगे और अल्पप्राण होंगे, ठीक है। सारे के सारे सघोष होंगे और अल्पप्राण होंगे। ये आप लोग इसे ध्यान कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ये इनका सब हम वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ वर्णों का ना, वर्गीकरण अगर कर रहे तो हम ऐसे ये करना पड़ेगा, ठीक। अब इसके बाद अगला आ जाता है इसमें, ठीक है। मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, आप नोट करते हुए चलना और इन्हें याद कर लेना, यहाँ से पक्का आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसके बाद अगले आते हैं, इन्हें ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, संघर्ष भी बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, संघर्ष व्यंजन भी बोलते हैं, ये सारे इसके नाम होते हैं। अब देख लेते हैं इनमें आते कौन कौन है। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन उन व्यंजनों को बोलते हैं, देखो जो जिन्हें उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है उच्चारण स्थान के इतना नजदीक रह जाती है कि वहां से वायु रगड़ कर निकलती है, यानी कि वो जब निकलती है तो रगड़ कर निकलेगी और उसमें उष्मा पैदा होगी। उष्मा का मतलब उन्हें गर्मी होगी, तो इन्हें गर्म वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है। उष्म इसलिए नाम है और संघर्षी इसी कारण नाम है क्योंकि वो रगड़ कर निकलती है संघर्ष करते हुए। अब होते कौन कौन से इसमें देख लो। पहला होगा सौ, उसके बाद ये वाला सौ, फिर ये वाला सौ और इसके बाद आएगा ये वाला ह, ठीक है, ये वाला होगा। अब इनके उच्चारण स्थान देख लेते हैं। देखो इसका तो होगा कौन? तालु, इसका तो वही तालु आना है। और इसका कौन आएगा? मूर्धा, इसका मूर्धा, इसका दंतमूल, इसका दंतमूल आएगा और इसका आएगा कंठ, ठीक है, इसका आएगा कंठ। ह का कौन आएगा? कंठ आएगा। ये जो तीनों होते हैं ये अघोष महाप्राण होंगे, अघोष महाप्राण, अघोष होंगे, महाप्राण होंगे। इन्हें रट लेने हैं, आपको ध्यान रखना बिल्कुल, अगर इन्हें नहीं रटोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जो लास्ट का ह होगा ये सघोष होगा, सघोष होगा और क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इन्हें बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान करना है। ये होंगे इसके ऊष्म या संघर्षी वर्ण होंगे। तो यहाँ मैं परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा आप लोगों को, आपको केवल ये क्वेश्चन ध्यान रखने उसी हिसाब से आंसर देने हैं। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब अगले देख लेते हैं अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखो ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर के साथ आते हैं ना व्यंजन के साथ आते हैं, लेकिन उनका जो बच्चों को पढ़ाते हैं वर्णमाला उसमें उल्लेख रहता है। तो वो दो होते हैं अयोग वाह, एक तो अंग होता है और दूसरा जो होता है वो अ होता है। अयोग वाह वर्ण केवल दो होंगे, अंग और अ, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अब इसके बाद देख लेते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन भी कह सकते हैं या वर्ण भी कह सकते हैं, ठीक है, संयुक्त वर्ण। अब देखो इसमें कौन आएगा? अक्षय। पहले अक्षय, ये बना हुआ किस किस से है ये देख लेते हैं। इसमें पहले देखो ये क हलंत है और पलस किससे बना है? ये सौ से। ध्यान रखना ये हलंत है, ये पूरा है। अब इसके बाद आया है त्र, ये भी दो से बना है, तो ये हलंत है पलस और र। ये ध्यान रखना ये हलंत है और वो पूरा वाला है। अब इसके बाद आता है अज्ञ। ये जो अज्ञ होगा ये ज से बना है, हलंत पलस और य से बना है। तो ये अज्ञ किससे बना है? ज और य से बना है। अब आता है स्र। स्र जो होगा ये स हलंत होगा प्लस र से मिलकर बना है। तो यानी कि ये इन से मिलकर बने हुए हैं संयुक्त वर्ण। आप इन्हें अच्छे से ध्यान करोगे और
यही अगर आप अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के यहाँ से हो जाएंगे, इतनी प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। ठीक है। अगर इसमें जो और कुछ टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैं प्रैक्टिस सेट दूंगा एक इसका लास्ट में, कि वो कोशिश करेंगे कि आपको पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाए, तो वहाँ से इसे सबको करोगे। तो ये हिंदी की जो वर्ण माला का या वर्ण विश्लेषण है, वर्णों के प्रकार है, ये सारा जो सिलेबस में दिया गया है हमने यहाँ किया था। अब थोड़ा सा जो मुझे उम्मीद है कुछ वर्ण विच्छेद के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे तो सभी आप वर्ण विच्छेद जानते होंगे, लेकिन कुछ वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं, जैसे जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताऊं, वर्ण विच्छेद का मतलब होता है किसी शब्द में आए हुए स्वर और व्यंजन को उनके मूल रूप में लिखना, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लो कि आपने लिखा यहाँ आम, या आम छोड़ दो काम लिख दो यहाँ, ठीक है। वर्ण विच्छेद का मतलब होगा इसमें अलग अलग करना। जैसे का है, ये मैं क हलंत करूंगा प्लस आ की मात्रा है तो आ जाएगा यहाँ, ये हो गया। अब म आएगा यहाँ, तो इसमें प्लस में करूंगा म हलंत आएगा यहाँ, प्लस अ आएगा। तो ये होता है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो वर्ण विच्छेद की मैंने एक पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को दूंगा, वहां से आप उसे देख लेना। और इसके अलावा जो भी मतलब हिंदी के जो तत्सम तद्भव है, नेक्स्ट क्लास में हम उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। और हिंदी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे मैंने बताया था 15-16 क्लास में खत्म हो जाएंगे। अभी 3 क्लास तो होगी, आगे 10-12 क्लास बची, वो कंप्लीट कर देनी है। ठीक है। बीच की जो शब्दावली है वो शब्दावली आप लोगों को खुद से रखनी पड़ेगी, जो भी बुक आप लोगों के पास है। अगर आपको उस शब्दावली की ज़रूरत है या कुछ और उसमें पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है कोई बुक तो बता देना, हमारा फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे सारे को देख लेंगे। ठीक है। फेसबुक पेज है नेशनल एग्जाम्स, उसे फॉलो कर लेना, वहाँ बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, वो मैं सब आपको दे दूंगा। ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतनी ही थी। हमने वर्णों के प्रकार खत्म कर दिए हैं, 2 क्लास में पूरे हुए हैं, एक पिछली क्लास में, एक इस क्लास में। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, अब हम इसमें थोड़ा सा करते हैं तत्सम तद्भव, और छोटी वीडियो बनेगी, सब मतलब छोटी नहीं, ठीक ठाक वीडियो बनाएंगे, 2 टॉपिक ले लेंगे अगर हुआ तो। उसमें कुछ रूल्स बताऊंगा मैं 5-6, वो रूल्स याद कर लेना, एक भी तत्सम तद्भव गलत नहीं होगा। ठीक है। अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज और है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। देखो पूरा कोर्स हम प्रोवाइड कराएंगे फ्री, जीएस आपको बहुत अच्छी कराएंगे, कोशिश ये करेंगे कि साथ के साथ उसे रटवाते चलेंगे। बस आपको कोई फीस नहीं पे करनी, आपको क्या चैनल शेयर करना है, और इसमें जो भी कमेंट हो, अच्छी बुरी जैसी वीडियो लगे वो कमेंट भी करना है। इसके अलावा कुछ लोगों के जो कमेंट थे, बार बार कॉल करके पूछ रहे थे मैथ और रीजनिंग के बारे में। ठीक है। वो मैथ और रीजनिंग तो कंटिन्यू चलेगा ही, वो लिमिटेड क्लासेस में हम उसे खत्म कर देंगे, उसके बाद उधर भी जीएस चलेगी, इधर भी जीएस चलेगी। तो जीएस इसलिए बहुत जल्दी पूरी करेंगे, आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा अगर ये शुरुआत हुई है तो पूरा कोर्स आपका कराएंगे। ठीक है। और ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के बारे में कुछ लोगों ने अगर पूछा था, तो अगर ऑफलाइन देखो बैच तब बनता है जब उसमें कम से कम भी 10-12 लोग होते हैं, वो तभी बनता है। तो और इसके अलावा अगर जो ऑनलाइन अगर जैसे यूट्यूब से पढ़ना चाहे आप, मैथ जैसे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, केवल वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा कराए जाएंगे, पर्सनली बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी, बस ये रहेगा वहाँ। ठीक है। लेकिन वहाँ फीस पे करनी पड़ेगी। अगर ऑनलाइन यहाँ से करना चाहे तो पूरा कोर्स डिटेल से आप लोगों को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, थोड़ी सी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी। और इसमें एक फैसिलिटी और दी है मैंने फ़ोन नंबर की, अगर कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में हो, कोई कैलकुलेशन में हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।